एक प्रकार का अनुशासन होता है जो कभी नहीं टूटता। जब आप थके हुए हों तब नहीं। ऐसा तब नहीं होता जब सब कुछ गलत हो जाए। जब आप हार मानने वाले हों तब नहीं। और आज आप उस प्राचीन प्रणाली के बारे में जानेंगे जो अजय योद्धाओं का निर्माण करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिनोबी पहाड़ों में महीनों तक अकेले कैसे जीवित रह पाते थे? उन्होंने बिना किसी को पता चले सालों तक गुप्त रूप से प्रशिक्षण कैसे लिया? उन्होंने बिना ऐप्स, रिमाइंडर या मोटिवेशनल कोचिंग के पूर्ण अनुशासन कैसे बनाए रखा? इसका जवाब इच्छा शक्ति से संबंधित नहीं है। इसका संबंध उस चीज से है जिसे वे निन्पो कहते थे, यानी अदृश्य योद्धा का मार्ग। और जब आप इस प्रणाली के 5 स्तंभों को समझ लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने अब तक जिस अनुशासन को विकसित करने की कोशिश की है वो रेत पर बना हुआ था। शिनोबी मानव जाति के बारे में कुछ ऐसी बातें समझते थे जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने वर्षों बाद ही खोजा। उनके दिमाग अनुशासन के लिए नहीं बने थे, वे जीवित रहने के लिए बनाए गए थे। और यही वजह है कि जब बाकी सब कुछ विफल हो जाता है तब भी उनकी प्रणालियां काम करती हैं। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। यह रास्ता उन लोगों को स्वीकार नहीं करता जो सिर्फ कोशिश करना चाहते हैं। इसमें त्याग की आवश्यकता होती है, अपने उस कमजोर स्वरूप का बलिदान जो तुम्हारे ही शब्दों पर निर्भर करता है। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि यह सिस्टम व्यवहार में कैसे काम करता है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें ताकि आप भविष्य के कंटेंट को मिस न करें। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर वापस चलते हैं। अध्याय 1। सामंती। जापान के ईगर प्रांत में 1540 में एक असफल लड़का था। वहां तेशी नाम का एक 14 वर्षीय लड़का था जिसे गांव में हर कोई गलत उपनाम आलसी तेशी के नाम से जानता था। इस बच्चे ने जब पहली बार रात में छतों पर घूमती हुई परछाइयों को देखा था तभी से एक शिनोबी बनने का सपना देखा था। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो दयनीय था। वो हर दिन सुबह उठकर प्रशिक्षण लेने का वादा करता था। मैं आज से शुरू करूंगा। मैं 3 पुशअप्स करता, थक जाता, फिर खाना खाने चला जाता। मैं ध्यान करने का वादा करूंगा। मैं 2 मिनट के लिए बैठूंगा। मेरा मन भटक गया, मैं उठ जाता। मैं लकड़ी की तलवार से अभ्यास करने की कसम खाता हूं। मैं 5 बार प्रहार करूंगा। मेरी बाहों में दर्द होने लगता था और मैं रुक जाता था। पैटर्न हमेशा एक जैसा ही था। सोमवार सुबह, आज वही दिन है। सोमवार की दोपहर के बाद, शायद कल बेहतर होगा। मंगलवार, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि मैंने कोई वादा किया था। उनके पिता एक लोहार थे, एक व्यवहारिक व्यक्ति जिनके हाथ खुरदुरे थे और सपनों के लिए उनमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। तेशी और शिनोबी किंवदंतियां हैं, भूत हैं जिन्हें माता पिता बच्चों को डराने के लिए गढ़ते हैं। तुम मेरा काम सीख जाओगे और ये बकवास बंद कर दोगे। तीशी के पिता को पता था कि शिनोबी का अस्तित्व है। उन्हें यह भी पता था कि पहाड़ों में एक गुप्त विद्यालय है। उन्हें इस स्कूल का स्थान पता था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बेटे को यह स्थान नहीं बताया और हमेशा इस कहानी पर विश्वास न करने का नाटक किया, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं था और वे चाहते थे कि उनका बेटा इस मूर्खतापूर्ण विचार को अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन तीशी रुक नहीं सकी। हर रात वो उन पहाड़ों की ओर देखता था जहां गुप्त विद्यालय स्थित था। हर सुबह वो ये सोचते हुए उठता था, अगर मैं इस बार सच में कोशिश करूं तो क्या होगा। और हर दोपहर वो फिर से हार मान लेता था, जब तक कि एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था। तीशी एक और दिन के प्रशिक्षण के बाद जंगल से लौट रहा था, जहां उसने टहनियों के साथ 20 मिनट तक खेला था। तभी उसने रास्ते के बीचों बीच एक आदमी को खड़े देखा। एक साधारण आदमी, सादे कपड़े पहने हुए। उसकी आंखों के अलावा उसमें कुछ भी खास नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो आंखें उसे पूरी तरह से भेद रही हों। क्या तुम शिनोबी बनना चाहते हो? ये कोई प्रश्न नहीं था, ये एक बयान था। तीशी को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। मैं बस यही सोच रहा था कि आप फिर से समय बर्बाद कर रहे थे। वो आदमी 2 कदम आगे बढ़ा। आपने कितनी बार खुद से वादा किया कि आज का दिन अलग होगा? मौन, क्योंकि तीशी को जवाब पता था। सैकड़ों, शायद हजारों। मेरे साथ आइए। वो व्यक्ति मुड़ा और पहाड़ों की ओर चलने लगा। अगर आप मेरे साथ चल सकते हैं तो मैं आपको स्कूल का पता बता दूंगा। अगर नहीं तो आप घर जाओ
और ये स्वीकार कर लो कि आपको जीवन भर लोहार बनकर ही रहना होगा। तीशी ने पहाड़ की ओर देखा। 3 घंटे की खड़ी चढ़ाई। वो अपने पूरे जीवन में कभी भी लगातार 3 घंटे तक कोई काम नहीं कर पाया था। लेकिन उस पल में कुछ अलग था। शायद उस आदमी की आवाज में व्याप्त क्रूरता और स्पष्टता ही इसका कारण थी। शायद इसकी वजह यह थी कि शायद यही उसका एकमात्र मौका था, या शायद बात सिर्फ इतनी थी कि वो कमजोर होने से थक गया था। मई जा, पहले 20 मिनट तो सहने लायक थे। 40 साल की उम्र में मेरे पैरों में जलन होने लगी। चढ़ाई शुरू करने के 1 घंटे बाद मेरा दिमाग वही पुराने बहाने दोहराने लगा। ये पागल है, आप इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं, कल फिर आना। लेकिन वो आदमी पीछे मुड़े बिना, धीमे हुए बिना, कुछ बोले बिना चलता रहा। 2 घंटे बाद टीशी घुटनों के बल जमीन पर रेंग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका पूरा शरीर उसे रुकने के लिए चीख रहा था। और उसी क्षण उसे कुछ ऐसा समझ में आया जिससे सब कुछ बदल जाएगा। दर्द मायने नहीं रखता था, थकान मायने नहीं रखती थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने ट्रैक की शुरुआत में क्या निर्णय लिया था। उसने कहा था कि वो ऐसा करेगा, और योद्धा अपना वचन निभाते हैं। तीशी किसी तरह उठ खड़ी हुई और आगे चलने लगी। 3 घंटे और 15 मिनट बाद तीशी शिखर पे पहुंच गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, उल्टी की और बेहोश हो गया। जब वो जागा तो वो एक मंदिर के अंदर था। गहरे रंग की लकड़ी की दीवारें, अगरबत्ती की खुशबू, पूर्ण सन्नाटा। वो आदमी उसके सामने बैठा था। आपको पता भी नहीं चला और आपने निम्प का पहला पाठ पूरा कर लिया। कोगा स्कूल में आपका स्वागत है। अध्याय 2, कमजोर स्व की मृत्यु। तीशी भोर से पहले घंटी बजने की आवाज से जाग उठी। ये कोई सौम्य अलार्म घड़ी नहीं थी, बल्कि एक कांस्य की घंटी थी जो मानो उसकी खोपड़ी के अंदर कंपन कर रही थी। उसने चारों ओर देखा। वहां पहले से ही 15 अन्य युवक एक जैसे गहरे रंग के कपड़े पहने खड़े थे और सीधे आगे की ओर देख रहे थे। गुरु, वही पर्वतीय व्यक्ति, हॉल के केंद्र में खड़ा था। गैर लाभकारी संस्थाओं में कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं। यहाँ केवल 2 राज्य हैं, या तो आप हैं या आप नहीं हैं। उस क्षण से आप छात्र बन जाते हैं। घंटी बजने पर छात्र जाग जाते हैं, कोई बातचीत नहीं। तीशी ने खिड़की से बाहर देखा। अभी भी अंधेरा था। लेकिन सेंसेई, कितने बजे? उस्ताद ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जिससे धातु भी पिघल सकती थी। प्रश्न विचार होते हैं। विचार ही झिझक पैदा करते हैं। संकोच मृत्यु का कारण बनता है। घंटी बजती है। तुम जागे हो। समाप्त। पहला सप्ताह तो यातना जैसा था। घंटी समय से पहले बज गई। 1 घंटे तक पूर्ण मौन में ध्यान करना, 2 घंटे का कठिन शारीरिक प्रशिक्षण, अन्य 2 के लिए रणनीति अध्ययन। शाम होने तक छुपकर काम करने की तकनीकों का अभ्यास करें, सोएं, फिर दोहराएं। तीशी को हर दिन हार मानने का मन करता था, लेकिन अंतर यही था, वो ऐसा नहीं कर सका। क्योंकि नीनो में जब आप दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं तो आप खुद से कोई प्रतिबद्धता नहीं करते हैं। आप सबके सामने शपथ लेते हैं। पहले दिन प्रत्येक छात्र को पूरे समुदाय के सामने खड़े होकर ये घोषणा करनी थी, मैं निंजा मार्ग का छात्र हूं। मेरा वचन ही मेरा जीवन है। यदि मैं अपना वचन तोड़ता हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। पूरे स्कूल ने इसे देखा। इसे 15 अन्य छात्रों ने भी सुना। शिक्षक ने इसे किताब में दर्ज कर लिया। उस क्षण मेरी पहचान बदल गई। क्या आपको समझ में आया कि वह क्या हुआ था? तीशी ने कोशिश करने का वादा नहीं किया। उन्होंने स्वयं को घोषित किया। और जब आपकी पहचान सार्वजनिक रूप से बदलती है तो आपका आदिम मस्तिष्क असफलता को सामाजिक विलुप्ति के रूप में देखता है। हमारे पूर्वज, जिन्होंने अपने कबीले का विश्वास खो दिया, मर गए। उन्हें निष्कासित कर दिया गया। वे अकेले जीवित नहीं रह सकते थे। आपका दिमाग अभी भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब आप किसी बात को सार्वजनिक रूप से या स्वयं से कहते हैं और असफल हो जाते हैं तो आपके मस्तिष्क का एक प्राचीन हिस्सा इसे अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में व्याख्या करता है। शिनोबी लोग तंत्रिका विज्ञान के अस्तित्व में आने से सैकड़ों साल पहले ये बात जानते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वे इसे वैज्ञानिक रूप से समझते थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वे इसे दार्शनिक रूप से समझते थे।
उनका सिद्धांत था कि अपनी शपथ मत तोड़ो। तीसरे दिन तेशी जब उठा तो उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। शरीर की हर मांसपेशी दर्द से चीख रही थी। उसके मन तीन में तुरंत ये विचार आया, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम की जरूरत है, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने चारों ओर देखा, बाकी सभी छात्र पहले ही खड़े हो चुके थे। किसी को कोई शिकायत नहीं थी, कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वो हार मान लेता है तो ये सिर्फ उसे ही पता नहीं चलेगा कि वो असफल हो गया है, ये हर कोई होगा। सबके सामने शपथ तोड़ने की शर्म शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक प्रबल थी। वो खड़ा है। 5वीं रात खाने के दौरान छात्रों में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, यार हम ये नहीं कर सकते, इस रफ्तार से तो हमारी जान ही निकल जाएगी। मालिक ने सुन लिया। वो खड़ा हुआ और बोला, अपना सामान ले जाओ, तुम्हें निष्कासित किया जाता है। लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना कहा, तुम्हें शक है, शक जहर है। निन्पो में विचार ही कर्म होते हैं। तुमने अपनी शपथ का उल्लंघन किया है, चले जाओ। छात्र चला गया। वो कभी वापस नहीं आया और स्कूल में फिर कभी किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि सभी समझते थे कि शपथ केवल दिखावा नहीं थी, ये वो ढांचा था जो हर चीज को सहारा देता था। लेकिन तेशी को जल्द ही पता चल गया कि शपथ से समस्या का केवल आधा समाधान ही हुआ था, क्योंकि सामाजिक दबाव के बावजूद, निष्कासन के डर के बावजूद वो हर दिन एक आंतरिक युद्ध से जूझ रहा था। तब गुरु ने एनपोरे के दूसरे स्तंभ, अपरिवर्तनीय लय के सिद्धांत की शिक्षा दी। अध्याय 3, वो लय जो कभी नहीं टूटती। आप जानते हैं कि हर सुबह आपके दिमाग में एक खामोश पीड़ा चलती रहती है। मुझे अभी व्यायाम करना चाहिए या नाश्ते के बाद? मुझे सुबह 5 बजे उठना चाहिए या 6 बजे? मुझे इसे आज करना चाहिए या कल, जब मेरे पास अधिक ऊर्जा होगी? आपको लगता है कि आप लचीले हैं। वास्तव में आप उन छोटे छोटे फैसलों पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं जो आपको शुरू होने से पहले ही कमजोर कर देते हैं। गुरु ने 2 सप्ताह बाद तीशी को फोन किया। आप अभी भी हिचकिचा रहे हैं? मैं इसे हर सुबह तुम्हारी आंखों में देखता हूं। तीशी हैरान रह गई। लेकिन सेंसेई, मैं हर दिन उठता हूं, मैं कभी असफल नहीं हुआ। खड़े रहना ही काफी नहीं है। आप अभी भी ये तय कर रहे हैं कि खड़े होना है या नहीं। जब तक निर्णय लेने की प्रवृत्ति रहेगी, तब तक कमजोरी बनी रहेगी। हमें निर्णय लेने की प्रवृत्ति को खत्म करना होगा, गुरु ने समझाया। सच्चे एनपीओ में समय परिवर्तनशील नहीं है, ये स्थिर है। सुबह घंटी बजती है क्योंकि ब्रह्मांड को स्थिरता की आवश्यकता होती है। जब आप समय को परिवर्तनशीलता से हटा देते हैं, तो आप बातचीत को भी हटा देते हैं। गुरु ने कहा, आपका शरीर मूर्ख है। लेकिन ये एक मूर्ख शरीर है जो पैटर्न सीखता है। यदि आप हर दिन अलग अलग समय पर उठते हैं, तो आपका शरीर कभी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। ये हर बार आपका विरोध करता है। लेकिन जब समय हर दिन एक जैसा होता है, तो आपका शरीर घंटी बजने से पहले ही खुद को तैयार करना शुरू कर देता है। तेशी को तीसरे सप्ताह तक इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। 19 तारीख को वो घंटी बजने से कुछ ही समय पहले उठा। उसके शरीर ने ऐसा करना सीख लिया था। 25 तारीख को उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से 2 मिनट पहले खुल गईं। 30 तारीख को वो पूरी तरह से जाग चुका था। पैर जमीन पर थे। दिमाग किसी भी आवाज से पहले एकदम शांत था। उसके शरीर ने एक आंतरिक घड़ी बना ली थी, इसलिए नहीं कि वो विशेष था, बल्कि इसलिए कि पैटर्न अटूट था। लेकिन निश्चित समय सारणी ने केवल ये तय किया कि कब उठना है। तेशी ने एक नया युद्ध क्षेत्र खोज लिया। प्रशिक्षण के दौरान क्या करना है? कुछ दिन वो अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता था। कुछ लोग ताकत पर ध्यान देते थे तो कुछ गति पर। कभी कभी उन्हें रॉक क्लाइंबिंग करने की प्रेरणा मिलती थी। कभी कभी वे तलवारबाजी की तकनीकों पर काम करना चाहते थे। उनके दिमाग को बातचीत के लिए एक नया रास्ता मिल गया था। चूंकि वे प्रशिक्षण के समय पर बहस नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने प्रशिक्षण के तरीके पर बहस शुरू कर दी। गुरु ने भी ये देख लिया। तुम जहां नियम होना चाहिए वहां अराजकता पैदा कर रहे हो। एनपीओ में हम काटा का अभ्यास करते हैं, उत्तम रूप का,
जिसे बार बार दोहराया जाता है। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा समझाया जो पागलपन जैसा लग रहा था। 100 दिनों तक तुम बिल्कुल एक ही प्रशिक्षण क्रम, एक ही हरकत, एक ही क्रम दोहराव की समान संख्या का अभ्यास करोगे, कोई बदलाव नहीं, शून्य। तेशी उलझन में पड़ गया। लेकिन गुरुजी, क्या मैं ऊब नहीं जाऊंगा? क्या मेरा विकास रुक नहीं जाएगा? ऊब ही वो अहंकार है जो परिवर्तन का विरोध करता है। और तुम्हारा विकास तभी होता है जब अभ्यास इतना स्वचालित हो जाता है कि तुम्हारी चेतना अंततः अदृश्य बारीकियों को देख पाती है। अध्याय 4, वो रूप जो मुक्ति देता है। मैं तुम्हें विविधता के बारे में वो बात बताऊंगा जो कोई तुम्हें नहीं बताता। तुम्हें लगता है कि विविधता चीजों को रोचक बनाए रखती है, लेकिन विविधता ही वो जगह है जहां अनुशासन मर जाता है। हर दिन तुम अपना व्यायाम बदलते हो। तुम्हारे दिमाग को छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं। क्या मुझे स्क्वाट करना चाहिए या आज दौड़ लगाऊं? हर व्यायाम पर कितना समय दूं? पहले कौन सी तकनीक का अभ्यास करूं? हर निर्णय एक दरार की तरह है जहां से आपकी पुरानी आदतें फिर से उभर आती हैं। तेशी ने अपना व्यक्तिगत शून्योकाल शुरू किया। 100 दिन एक ही तरीके से। क्रम बहुत कठिन था। 50 पुशअप्स, 100 स्क्वैट्स, विशिष्ट कर्ता के अनुसार 30 मिनट तलवारबाजी का अभ्यास, 20 मिनट श्वास तकनीक। हर दिन एक ही क्रम, एक ही जगह, एक ही समय। पहले हफ्ते उसका मन कुछ नया करने के लिए तड़प रहा था। यह बेवकूफ़ी है, तुम इंसान हो, मशीन नहीं। चीज़ों में बदलाव लाओ वरना पागल हो जाओगे। दूसरे हफ्ते तक दूसरे छात्र कहने लगे, यार तुम रोबोट बनते जा रहे हो। रचनात्मकता कहाँ है? आत्म अभिव्यक्ति कहाँ है? गुरुजी ने सुना और हंसे। बिना आधार के रचनात्मकता केवल अव्यवस्थित अराजकता है। आप खुद को व्यक्त करना चाहते हैं तो पहले रूप पर महारत हासिल करें, तभी आपके पास व्यक्त करने के लिए कुछ होगा। तीसरा सप्ताह पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध था। हर दिन तीशी को उस आवाज से लड़ना पड़ता था जो कहती थी, आज कुछ अलग करो, सिर्फ आज के लिए, ताकि आज उबाऊ न हो जाए। लेकिन उन्हें निष्कासित छात्र याद था, उसे शपथ याद थी। उसने अभ्यास जारी रखा। चौथे सप्ताह में कुछ अजीब होने लगा। मानसिक शक्ति कमजोर पड़ने लगी। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि तेशी मजबूत हो गया, बल्कि इसलिए कि अनुशासन से ज्यादा तेजी से शक्ति खत्म होती है। उसके दिमाग को एहसास हुआ कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। चाहे मैं कितनी ही बार बदलाव के लिए चिल्लाता, जवाब हमेशा नहीं ही होता था। आखिरकार दिमाग ने चिल्लाना बंद कर दिया। छठा सप्ताह वो समय था जब चमत्कार हुआ। तेशी पुशअप्स कर रहा था जब उसे एहसास हुआ कि वो सोच नहीं रहा है। उसका शरीर अपने आप ही क्रम में आगे बढ़ रहा था, जैसे पानी हमेशा की तरह अपने मार्ग पर बहता है। ये ऊब नहीं थी, ये आजादी थी। लगातार निर्णय लेने के अत्याचार से आजादी। 8वें सप्ताह में तलवारबाजी के अभ्यास के दौरान उसने पहली बार अपनी कलाई की गति में एक सूक्ष्म अंतर देखा। ऐसा कुछ जिसे देखना असंभव होता अगर उसका दिमाग ये तय करने में व्यस्त होता कि किस तकनीक का अभ्यास करना है। गुरु देख रहे थे। अब आप समझ गए होंगे कि जब अभ्यास स्वचालित हो जाता है तो चेतना अंततः ध्यान दे सकती है। क्योटो विश्वविद्यालय के एक न्यूरोसाइंटिस्ट जो 18 वर्षों से व्यवहार के स्वचालन का अध्ययन कर रहे हैं, ने एक क्रांतिकारी खोज की है। जब आप किसी अभ्यास को दोहराते हैं, लगभग 66 दिनों तक एक ही संदर्भ में क्रियाओं के सटीक क्रम के बाद बेसिल गैंग्लिया गति का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उच्च कार्यों के लिए मुक्त हो जाता है। व्यवहार सांस लेने जितना ही स्वचालित हो जाता है। 45वें दिन तीशी को बुखार हो गया। उसका शरीर कमजोर था, उसका सिर भारी था, हर जगह दर्द हो रहा था। प्रलोभन स्पष्ट था, मैं आज अभ्यास नहीं करूंगा। बीमार होने पर कोई अभ्यास नहीं करता। मैं कल ठीक होकर वापस आऊंगा। यहीं पर हर कोई हार मान लेता है, जहां आपने पहले हार मान ली थी, क्योंकि आप सब कुछ या कुछ नहीं के झूठ में विश्वास करते थे। अगर मैं इसे पूरी तरह से नहीं कर सकता तो मैं इसे बिल्कुल नहीं करता। अगर मैं इसे पूरी तरह से नहीं कर सकता तो मैं तब तक इंतजार करता हूं जब तक मैं कर सकूं। ये तर्क समझदारी भरा लगता है,
लेकिन वास्तव में ये आपके द्वारा बनाए गए किसी भी निरंतरता का मूक हत्यारा है। तीशी अपने गुरु के पास गया। गुरुजी, मैं बीमार हूं, क्या मुझे आज आराम करना चाहिए? गुरु ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने दुनिया की सबसे मूर्खतापूर्ण बात कह दी हो। आराम करना और हार मानना अलग अलग बातें हैं। अगर आपको सचमुच आराम की जरूरत है तो आराम करें, लेकिन आप नहीं। आप आराम के बारे में पूछना, आप अंतराल बनाने की अनुमति मांग रहे हैं। क्या फर्क है? नदी कभी बहना बंद नहीं करती। सूखे के दौरान ये एक पतली धारा बन जाती है, तूफान के दौरान ये एक तेज धारा बन जाती है, लेकिन ये कभी रुकती नहीं। जिस क्षण ये रुकती है, ये नदी नहीं रहती, ये सिर्फ एक गड्ढा होता है जहां पहले पानी हुआ करता था। आपका अभ्यास भी वैसा ही है। और फिर गुरु ने निन्पोमुकु का तीसरा स्तंभ सिखाया, बिना अंतराल के अभ्यास करें। क्या आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं? 50 की जगह 10 पुशअप्स करें। 20 मिनट की जगह 5 मिनट ध्यान करें, लेकिन कुछ न कुछ करें, क्योंकि गति पूर्णता से अधिक मूल्यवान है। तीशी ने सामान्य प्रशिक्षण का आधा ही किया। यह भयानक था, यह अपूर्ण था, यह पूरी तरह से पर्याप्त था, क्योंकि उन्होंने गति बनाए रखी। उन्होंने अंतराल नहीं बनाया। अगले दिन जब बुखार उतरा तो उनका शरीर पूरी तरह से प्रशिक्षण पर लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर उन्होंने पूरी तरह से छलांग लगा दी होती तो उनके शरीर ने इसे पैटर्न में बदलाव के रूप में समझा होता। ये अगले दिन विरोध करता। अच्छा, आपने कल छलांग लगाई थी, दूसरे दिन से क्यों ना छलांग लगा दे? लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी अंतराल नहीं बनाया, अंतराल पैटर्न बरकरार रहा। दिन 70, भयंकर तूफान। प्रशिक्षण हॉल में पानी भर गया। तीशी ने सोचा कि आखिरकार उसे एक वाजिब बहाना मिल गया है। उसने अपने गुरु को ढूंढा। गुरुजी, आज हम कहाँ अभ्यास करेंगे? गुरु ने ढके हुए आंगन की ओर इशारा किया। वहां, लेकिन बारिश हो रही है, गुरु ने उत्तर दिया। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि दुश्मन केवल धूप वाले दिनों में ही हमला करते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मिशन केवल तभी होते हैं जब तुम आराम से होते हो? तीशी ने बारिश में अभ्यास किया। भीगे हुए कपड़े, फिसलन भरी जमीन, हड्डियां जमा देने वाली ठंड, लेकिन उसने बिना रुके अभ्यास किया। अध्याय 5, अदृश्य तैयारी। लेकिन तीशी कुछ ऐसा खोजने वाला था जो उसे लगभग तोड़ देता, क्योंकि चाहे आपकी शपथ कितनी भी मजबूत हो, आपका कार्यक्रम कितना भी तय हो, आपका अभ्यास कितना भी परिपूर्ण हो, एक ऐसी बाधा होती है जो सबको गिरा देती है। वो बाधा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। दिन 80। तीशी के पिता स्कूल आ गए। पारिवारिक आपातकाल। उन्हें तुरंत गांव लौटना था। तीशी घबरा गया। आपातकाल के कारण नहीं, बल्कि अपने प्रशिक्षण के कारण। 100 दिन पूरे होने में 20 दिन शेष। अगर वो अब, जब वो टूट चुका था, गुरु ने उसे बोलने से पहले ही रोक दिया। क्या तुम्हें लगता है कि बाधाएं अनुमति मांगती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे 100 दिनों का सम्मान करता है? लेकिन गुरुजी, मैंने पूरा करने का वादा किया था। आपने बिना किसी रुकावट के अभ्यास करने का वादा किया था। आपने ये वादा नहीं किया था कि यह सुविधाजनक होगा। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। तब नहीं जब सब कुछ सही हो, बल्कि तब जब सब कुछ गलत हो जाए। और फिर गुरु ने चौथा स्तंभ, ज़ेनी, पूर्व तैयारी सिखाई। अल शिनोबी कभी भी अप्रत्याशित स्थिति में नहीं फंसता, क्योंकि वो प्रश्न उठने से पहले ही अपने उत्तर तय कर लेता है। जब एक्स होता है तो वो बिना सोचे समझे, बिना किसी झिझक के वाई करता है। वो बस उसे अंजाम देता है। गुरु ने तीशी को बिठाकर हर संभव बाधा की सूची बनाने को कहा। यात्रा, बीमारी, आगंतुक, आपातकाल, खराब मौसम, चोट, हर एक के लिए उन्होंने सटीक उत्तर लिखा। भोर से पहले यात्रा, सड़क पर कसरत, बीमार होने पर आधे रेप्स, हाथ में चोट, पैरों पर ध्यान, बारिश से ढका आंगन, पारिवारिक आपातकाल, आवश्यक 15 मिनट की कसरत। तीशी गांव लौट आया। उसने 3 दिन अपने परिवार की मदद में बिताए,
लेकिन हर दिन सुबह 4 बजे वो उठता था। वो एक संक्षिप्त संस्करण करता था। 20 पुशअप्स, 10 मिनट का ध्यान, तलवारबाजी का बुनियादी अभ्यास। पड़ोसियों को लगा कि वो पागल हो गया है। तुम्हारे पिता को मदद की जरूरत है और तुम सुबह 4 बजे तलवार से खेल रहे हो। लेकिन तीशी कुछ ऐसा समझता था जो वे कभी नहीं समझ पाते। वो दिन भर अपने पिता की मदद करता था। सुबह के प्रशिक्षण से उसकी इस भूमिका पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे उसकी पहचान बरकरार रही ताकि वो अपने परिवार के लिए मजबूत बना रहे। वो 83वें दिन स्कूल लौटा। शिक्षक ने पूछा, कितने दिन अनुपस्थित रहे? एक भी दिन नहीं गुरुजी। गुरुजी पहली बार मुस्कुराए। अब तुम समझने लगे हो। टोक्यो विश्वविद्यालय के एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक जो 22 वर्षों से निर्णय लेने का अध्ययन कर रहे हैं ने पाया कि जब आप अपने कार्यों को पहले से तय कर लेते हैं तो आप महत्वपूर्ण क्षण में निर्णय लेने की थकान को दूर कर देते हैं। आपकी इच्छा शक्ति के लिए जिम्मेदार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय लेने के बजाय कार्य करने के लिए बरकरार रहता है। इससे आपकी सफलता दर 300% तक बढ़ सकती है। 95वें दिन। शुगियो के 100 दिन पूरे होने में 5 दिन शेष। तेशी अलग था। स्कूल में सभी ने यह देखा। उसने प्रशिक्षण के बारे में कोई बात नहीं की। उसने बस अभ्यास किया। उसने जल्दी उठने का वादा नहीं किया, वो बस उठ गया। उसे प्रेरणा की जरूरत नहीं थी। अभ्यास अपने आप होता चला गया। दूसरे छात्र आपस में फुसफुसाने लगे, वो ये कैसे करता है? वो कभी असफल क्यों नहीं होता? एक बड़े छात्र ने उत्तर दिया, वो कभी असफल नहीं होता, वो है। 10वां दिन आ गया। तेशी ने लगातार 100वीं बार क्रम पूरा किया। कोई त्रुटि नहीं, कोई अंतराल नहीं, कोई अपवाद नहीं। घंटी बजी, जो शुयो के अंत का संकेत थी। उसे राहत महसूस होने की उम्मीद थी। उसे जश्न मनाने की इच्छा होने की उम्मीद थी। लेकिन उसे केवल सन्नाटा महसूस हुआ, एक गहरा अजीब सन्नाटा। गुरु ने उसे पुकारा, कैसा महसूस कर रहे हो? खाली सेंसेई, लेकिन बुरे तरीके से नहीं, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। जो बात सामने आई वो तुम्हारा वो रूप था जिसे निर्णय लेने की आवश्यकता थी। अब तुम नपो के 5वें स्तंभ मूशीन यानी निर्विचार मन तक पहुंच चुके हो। अध्याय 6, वो मन जो संकोच नहीं करता। गुरु ने समझाया, मूशीन का अर्थ है मन का ना होना, लेकिन इसका अर्थ मूर्खता नहीं है। इसका अर्थ है अहंकार का ना होना, संकोच न होना। जो तुम्हें करना चाहिए और जो तुम करना चाहते हो उसके बीच कोई आंतरिक संघर्ष न होना। जब कोई समुराई तलवार से तुम पर हमला करता है तो तुम्हारे पास ये सोचने का समय नहीं होता कि क्या मुझे बचना चाहिए या रोकना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मर जाओगे तो प्रतिक्रिया स्वचालित तात्कालिक होनी चाहिए, बिना किसी हस्तक्षेप के। संकोची अहंकार, यही तुमने उन 100 दिनों में बनाया था। सिर्फ कसरत की आदत नहीं, तुमने अपने उस हिस्से को मार डाला जो खुद से मोलभाव करता है। तेशी समझ गया। पिछले 30 दिनों में उसके मन में सौदेबाजी का एक भी विचार नहीं आया था। नहीं, अगर मैं आज कूद जाऊं तो क्या होगा? नहीं, शायद कल बेहतर होगा। अभ्यास बस धड़कते दिल की तरह, सांस लेते फेफड़ों की तरह होता रहा। गुरु ने आगे कहा, अब असली परीक्षा आती है। तुम्हारे 100 दिन पूरे हो गए हैं। तयशुदा रूप खत्म हो गया है। सवाल यह है कि क्या तुम वही बनोगे जो तुम पहले थे, या तुम कुछ अलग बन गए हो? तेशी को सोचने की जरूरत नहीं थी। मैं जारी रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अब कोई अभ्यास करने वाला नहीं हूं। मैं वो हूं जो है। गुरु ने सिर हिलाया। सच्चे निन्पो में तुम्हारा स्वागत है। 3 महीने बाद तेशी अब छात्र नहीं था, वो एक शिनोबी था। इसलिए नहीं कि उसे प्रमाण पत्र मिला था, बल्कि इसलिए कि उसकी संरचना में कुछ मूलभूत बदलाव आ गया था। उसका अनुशासन दूसरे छात्रों को डराता था। वो कभी प्रशिक्षण के बारे में बात नहीं करता था, कभी शिकायत नहीं करता था, कभी मोलभाव नहीं करता था। वो बस उस तरह का व्यक्ति था जो काम हो गया। एक दिन एक नए छात्र ने पूछा, आप कभी असफल कैसे नहीं होते? तेशी ने वही जवाब दिया जो उनके गुरु ने उन्हें दिया था।
मेरे मन में असफलता अब कोई विकल्प नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं शक्तिशाली हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने इस विकल्प को ही हटा दिया है। छात्र उलझन में पड़ गया। आप किसी विकल्प को कैसे हटा सकते हैं? आप अपने उस स्वरूप का त्याग करते हैं, उस व्यक्ति का जो बातचीत करता था, उस व्यक्ति का जो हिचकिचाता था। और जब वो व्यक्ति मर जाता है तो केवल वही योद्धा बचता है जिसने अपना वचन निभाया। लेकिन तेशी का परिवर्तन केवल प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं था। कुछ बहुत गहरा घटित हुआ था। और जब लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यह कितना प्रभावशाली है, उन्होंने कहा कि यह सामान्य नहीं है। और यही वो बात है जो आपको सुनने की जरूरत है। अध्याय 7, डराने वाला योद्धा। शुयो पूरा करने के 6 महीने बाद तेशी को अपने पहले असली मिशन पर भेजा गया। दस्तावेज प्राप्त करने के लिए दुश्मन के किले में घुसपैठ करना। मिशन 7 दिनों तक चला। 7 दिन बिना पर्याप्त नींद, बिना पर्याप्त भोजन, बिना आराम के। जो कुछ भी गलत हो सकता था वो हुआ। लेकिन तेशी ने मिशन पूरा किया। वो दस्तावेज लेकर लौट आया। जब दूसरे शिनोबी ने उससे पूछा कि उसने ये सब कैसे सहन किया तो उसने कहा, मैंने वही किया जो करना जरूरी था। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। उन 7 दिनों के दौरान तेशी ने एक बार भी नहीं सोचा, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो आवाज बहुत पहले ही शांत हो चुकी थी। उसकी जगह केवल स्पष्टता, केवल कर्म था। गुरु ने उसे बाद में बुलाया। लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। वे तुम्हें जुनूनी कहेंगे। वे कहेंगे कि तुम अतिवादी हो, तुम्हें संतुलन की जरूरत है। क्या तुम जानते हो क्यों? नहीं गुरुजी, क्योंकि तुम्हारा अनुशासन उनकी कमजोरी को उजागर करता है। तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि वे जितने भी बहाने बनाते हैं वे केवल उनकी पसंद है और इससे उन्हें असहजता होती है। और गुरु सही थे। जैसे जैसे तेशी की प्रतिष्ठा बढ़ी, लोगों की प्रतिक्रियाएं बदल गईं। कुछ उसकी प्रशंसा करते थे, कुछ उससे डरते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने असहजता और नाराजगी के बीच की प्रतिक्रिया दी। वो सामान्य नहीं है। किसी को भी इतना अनुशासित होने की जरूरत नहीं है। ये स्वस्थ नहीं हो सकता। लेकिन तेशी ने एक महत्वपूर्ण बात सीख ली थी। जब तुम्हारा अनुशासन दूसरों को डराता है तो तुम अंततः सही स्तर पर पहुंच जाते हो। सामान्य लोगों को सामान्य परिणाम मिलते हैं, लेकिन योद्धा, सच्चे योद्धा काम करते हैं एक अलग ही स्तर पर। एक ऐसा स्तर जहां मैं नहीं कर सकता शब्द शब्दकोश में मौजूद ही नहीं है। एक दिन तेशी सुबह 4 बजे आंगन में अभ्यास कर रहा था। तभी नए छात्रों का एक समूह वहां से गुजरा। उनमें से एक ने धीरे से कहा, यार, ये तो डरावना है। वो कभी नहीं रुकता। हितेशी ने सुना और मुस्कुराया, क्योंकि उसे 5 साल पहले का अपना वो लड़का याद आ गया। वो लड़का जो 3 पुशअप्स भी नहीं कर पाता था। वो लड़का जिसे सब आलसी कहते थे। वो लड़का अब नहीं रहा और उसकी जगह एक योद्धा था। नहीं कहना आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता। ये आपको एक अलग इंसान बनाता है। एक ऐसा इंसान जिसे देखकर दूसरे सोचेंगे कि ये इंसान नहीं है। और जब आप ये शब्द सुनते हैं तो आप जानते हैं कि आपने आखिरकार अपने कमजोर रूप को खत्म कर दिया है। क्योंकि देखिए, ये सिस्टम जटिल नहीं है। इसके 5 स्तंभ हैं। पहला, केत्सुई, सार्वजनिक शपथ। आप ऐसे निजी वादे करना बंद कर देते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, और सार्वजनिक घोषणाएं करना शुरू कर देते हैं जो आपकी पहचान बदल देती हैं। मैं कोशिश करूंगा नहीं, बल्कि मैं कर रहा हूं। दूसरा, अपरिवर्तनीय लय। आप एक निश्चित कार्यक्रम चुनते हैं और समय को एक चर के रूप में हटा देते हैं। आपका शरीर पैटर्न सीख लेता है। कब करना है इस बारे में बातचीत खत्म हो जाती है। तीसरा, कटर, सही रूप। आप कम से कम 100 दिनों तक हर दिन बिल्कुल वही काम करते हैं। कोई बदलाव नहीं, कोई रचनात्मकता नहीं। बस तब तक दोहराओ जब तक अभ्यास स्वचालित न हो जाए। चौथा, मुकु, अभ्यास, बिना किसी अंतराल के।
चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी भी पूरी तरह से अंतराल नहीं बनाते। आपातकालीन स्थिति में कम किया गया संस्करण, बीमारी, आधा अभ्यास, लेकिन कभी भी शून्य नहीं, क्योंकि शून्य गति को तोड़ देता है। 5वां, ज़ेनी, पूर्व तैयारी। आप हर संभव बाधा की सूची बनाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया पहले से तय करते हैं। जब X होता है तो आप Y करते हैं। कोई सोच विचार नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस क्रियान्वयन। इन 5 स्तंभों ने तेशी को एक ऐसे लड़के से जो 3 पुशअप्स भी नहीं कर सकता था, एक ऐसे शिनोबी में बदल दिया जिसने असंभव मिशनों को पूरा किया। इसलिए नहीं कि वो मजबूत हो गया, बल्कि इसलिए कि उसने अपने अंदर के उस हिस्से को खत्म कर दिया जो हिचकिचाता था। और अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस तरह के परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये रास्ता आरामदायक नहीं है, ये आसान नहीं है। ये उनके लिए नहीं है जो सिर्फ थोड़ा सुधार करना चाहते हैं। एनपीओ प्रणाली के लिए आपको अपने एक हिस्से का त्याग करना होगा। वो हिस्सा जो बातचीत करता है, वो हिस्सा जो हिचकिचाता है, वो हिस्सा जिसके पास आज सही दिन न होने के 1000 बहाने हैं। और उस व्यक्ति के स्थान पर एक योद्धा का जन्म होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सस्ते प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सस्ता प्रोत्साहन उनके लिए है जो अभी भी निर्णय ले रहे हैं। एक योद्धा आप वो इंसान हैं जो वादे नहीं तोड़ते, क्योंकि वादे पहचान का हिस्सा होते हैं, ना कि किसी काम की सूची का। लोग आपको अलग नजरिए से देखेंगे। वे आपको जुनूनी कहेंगे। वे कहेंगे कि आपको आराम करने की जरूरत है। आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं। यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत खूब। इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि जो अनुशासन दूसरों को डराता है, वही एकमात्र अनुशासन है जिसे अपनाना चाहिए। जो अनुशासन लोगों को असहज करता है, वही एकमात्र अनुशासन है जो असाधारण परिणाम देता है। सवाल ये नहीं है कि सिस्टम काम करता है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने का साहस रखते हैं। कोशिश मत करो, परीक्षण मत करो, समझौता करो। एक आदत चुनो। सबसे पहले अपनी सार्वजनिक प्रतिज्ञा करो। अपना निश्चित कार्यक्रम चुनो। अपना आदर्श रूप परिभाषित करो। बिना किसी रुकावट के 100 दिनों के लिए प्रतिबद्ध रहो। हर बाधा को दूर करो और फिर देखो क्या होता है जब आप खुद से समझौता करना बंद कर देते हैं। तेची कोई खास नहीं था। वो बस एक कमजोर लड़का था जिसने खुद को बलिदान करने का फैसला किया ताकि एक योद्धा का जन्म हो सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने और एक्टिवेट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आगे आने वाले कंटेंट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। याद रखें, अनुशासन तभी बुरा होता है जब उसकी कमी हो। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक।